किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। नमस्कार। चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे शिक्षा से महिला सशक्तिकरण के बारे में। एक ऐसा विषय कि हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, और अगर कोई भी हम विकास की किसी भी सीढ़ी को प्राप्त करते हैं तो शिक्षा के बिना वो प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं के संदर्भ में, तो किसी भी महिला को अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने कौशल विकास करने के लिए, किसी भी तरह का विकास करने के लिए बेहद ज़रूरी है शिक्षा का होना। यदि शिक्षा होगी तो वो उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होगी, और अपने विकास के साथ साथ वे अपने परिवार का विकास भी कर पाएगी, और साथ ही साथ परिवार के साथ में समाज का विकास भी कर सकेगी, और समाज के साथ साथ वो राष्ट्र का विकास भी कर सकेगी। तो आज हमारे कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है रेणु तंवर जी को। आप मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं फागी से। रेणु जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में है पिंकी शर्मा जी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी पंचायती राज जयपुर से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिंकी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या जो भूमिका है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो वंदना, चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका को अगर हम देखें तो शिक्षा के माध्यम से ही एक महिला आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी हो सकती है, आत्मनिर्भर हो सकती है। उसके बाद अगर वो रोजगार प्राप्त कर लेती है तो हर तरह से अपने परिवार को मदद करती है जी। इसके अलावा भी अगर वो अपनी सेल्फ हाइजीन है या बच्चों से संबंधित शिक्षा है, उसके निर्णय स्वयं ले सकती है। समाज और परिवार के जितने भी निर्णय होते हैं उनमें वो भागीदारी निभा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है महिला सशक्तिकरण में। जी बिल्कुल। रेणु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की सबसे ज़्यादा क्या भूमिका है? वंदना जी, या शिक्षा कैसे भूमिका निभाती है महिला सशक्तिकरण में? जी, अगर सशक्तिकरण की बात करें, चाहे महिला हो या पुरुष जी, सशक्तिकरण अपने आप में वो शब्द है कि किसी भी महिला को या पुरुष को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करता है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं या आयाम हैं, इन सब के सशक्त करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जब महिलाओं के ही सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला घर की धुरी होती है। अगर उसे घर का संचालन अच्छे प्रकार से करना है, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से करना है,
उसे आर्थिक रूप से सक्षम होना है, समाज में एक स्थान प्राप्त करना है, राजनीतिक उसे भी भूमिका निभानी है, तो शिक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो शिक्षित होगी तो इन सब आयाम में वो बहुत अच्छा अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या परिवार का कोई अन्य पक्ष हो। तो शिक्षा तो बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। जी। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा प्राप्त करनी है तो सबका दूसरा सवाल यही होता है कि नौकरी लग जाएगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नौकरी के लिए ही शिक्षा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, नौकरी के लिए शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि केवल नौकरी के लिए। शिक्षित होने पर महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे सकती हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकती हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे, परिवार के स्वास्थ्य पे। इसके अलावा समाज की, देश की विभिन्न समस्याओं पे अपने विचार रख सकती हैं, विभिन्न मुद्दों पे स्वतंत्रतापूर्वक सोच के निर्णय दे सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर महिला शिक्षित है तो उसको कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता होगी, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता होगी, जो कि एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो नौकरी शिक्षा से ही मिलती है, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है एक महिला के सशक्तिकरण में। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक चुनौतियां बहुत आती है। जब भी कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारी सामाजिक चुनौतियां देखने को मिलती है कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं तो वो आपके परिवार वालों पे दबाव डालते हैं कि नहीं ये महिला है, नहीं ये लड़की है, इसको इतनी शिक्षा देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शादी के बाद में इसको अपना घर संभालना है। तो अगर हम सामाजिक चुनौतियों के बारे में बात करें तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो अक्सर महिलाओं को मतलब इनका सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारे शहरी परिक्षेत्र में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रामीण परिक्षेत्र भी देखा है, ग्रामीण परिवेश में बालिकाओं की शिक्षा का अर्थ है कि क्या हमें इसे नौकरी करानी है, जैसे मैम ने अभी बताया, तो वहाँ एक जो सीधा सीधा सा जो जुड़ा होता है कि हमें पढ़ाना नहीं है, मतलब हमें नौकरी नहीं करानी। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ मुख्य रूप से तो माता पिता खेती से जुड़े होते हैं, तो उनका एक मेन मुख्य फोकस जो बच्ची के ऊपर रहता है कि वो बच्ची माँ के घरेलू कार्यों में अपनी मदद करे, खेती बाड़ी में मदद करे, या फिर छोटे बहन भाई हैं तो वो उनकी देखभाल करे। तो बहुत बड़ी बात है कि वो ये चाहते हैं कि नहीं साहब स्कूल भेज करके क्या होगा। और बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है या 8वीं तक उसने कक्षा तक अगर पढ़ गई है तो उसके बाद ये लगता है कि नहीं अब तो हमें शादी करनी है, हमें नहीं पढ़ाना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सामाजिक रूप से अगर परिवार अगर बच्चे के साथ नहीं है, बालिका के साथ नहीं है, तो वो शिक्षित नहीं हो सकती। तो सबसे बड़े हिंड्रेंस हमारे समाज में है, वो सबसे पहला जो सीढ़ी उससे जो पार करनी पड़ती है वो परिवार ही है। अगर परिवार उसके पक्ष में है कि बच्चे को शिक्षित होना है तो कोई दूसरी बाधा उसके सामने नहीं आ सकती है। लेकिन अगर परिवार ने ही उसे सपोर्ट देना बंद कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बालिका का पढ़ना। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने खेती का जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ भी महिला स्वयं का विकास कर रही है, शिक्षा में आगे बढ़ रही है, तो उसमें किस प्रकार की चुनौतियां आनी पड़ती है? क्योंकि घर भी संभालना होता है, साथ में खेती भी देखनी होती है, साथ में पशुपालन भी देखना होता है, फिर उसके साथ साथ शिक्षा को भी समय देना होता है। तो इसमें किस किस प्रकार की चुनौतियाँ एक महिला को करनी पड़ती है? वंदना जी देखिए, महिला अपने आप में बहुत पूर्ण है और मैं ये कहूँगी कि वो मल्टीटास्किंग होती है। जैसे आप हम भी यहाँ इस मंच पर साझा हुए हैं तो हम घर की जिम्मेदारियाँ भी देख रहे हैं, हमारी नौकरी भी देख रहे हैं और दूसरे जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो महिलाओं में कहना चाहिए कि एक शक्ति है जो इन सब कामों को उसे बहुत अच्छे प्रकार से करने के लिए प्रेरित करती है। और अगर उसे ये लगता है कि हाँ यहाँ आजकल इतनी टेक्निक्स हैं, इतनी कई चीज़ें हैं कि वो उनकी मदद लेकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। उदाहरण के रूप में अभी हम देखें कि हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज़्यादा विकसित है कि अगर आपको नौकरी के साथ में किसी अन्य पक्ष को भी मजबूत करना है, उदाहरण के रूप में कोई महिला कुकिंग बहुत अच्छा करना चाहती है, सिलाई बहुत अच्छा करना चाहती है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वो सहारा लेकर के अपनी उस योग्यता में वो अभिवृद्धि कर सकती है।
तो आजकल तो बहुत ऑनलाइन का ज़माना है, विकास इतना ज़्यादा हुआ है कि हम बहुत उसकी मदद लेकर के आगे बढ़ सकते बिल्कुल। हैं। और ऑनलाइन के साथ साथ महिला आत्मनिर्भर भी बनी है, जी। कहीं ना कहीं उसको अपना जो भी स्किल है, जो भी उसकी कौशल है, उसको बखूबी उसने निखारा है, उसे अपनी आमदनी का सोर्स भी बनाया है। जी। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे पिंकी जी, आप पंचायती राज में हैं, आपका सरपंचों के साथ में मतलब मुलाकातें होती होंगी, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने मिलती होंगी, कैसा अनुभव आपका उनके साथ में रहता है? जी, वंदना जी, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की मैं जब बात करती हूँ तो उसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि लगभग आधे से अधिक महिला सरपंच हैं, महिला जनप्रतिनिधि हैं। तो लेकिन समस्या कहाँ है कि या तो वो प्रॉक्सी लीडरशिप में हैं, यानी कि उनके परिवार के कोई सदस्य हैं, पति हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, वो उस काम को करते हैं। पर कुछ समय से पिछले 5-7 साल से मैं एक बदलाव देख रही हूँ कि वो चुनाव लड़के आती हैं और जब वो पद धारण करती हैं, सीट पर बैठती हैं, तो अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और वो बहुत सारे विषयों में अपनी रुचि जाहिर करती हैं। विशेष रूप से जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं वो उन पर आती हैं, चर्चा करती हैं और खुल के निर्णय लेती हैं। तो एक बहुत अच्छा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा की भूमिका है, क्योंकि एक शिक्षित महिला केवल परिवार को ही नहीं, समाज को ही नहीं, हमारी राजनीति को भी एक तरह से प्रभावित कर रही हैं और आगे आकर के बहुत सारे ऐसे निर्णय ले रही हैं जिनको पुरुष जनप्रतिनिधित्व शायद ध्यान नहीं दे पा रहा हो। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरी मुलाकात एक सरपंच से हुई, पूजा मीणा उनका नाम है, दौसा डिस्ट्रिक्ट की सरपंच हैं। उन्होंने मुझे आके बताया कि मैडम, हमारे गांव में बहुत सारी सड़कें बनती हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मुझसे पहले भी जनप्रतिनिधियों ने किए हैं काम, लेकिन जब मैं सरपंच बनी तो मैंने सबसे पहले वहाँ सड़क बनाई जहाँ से महिलाएं पानी के लिए आती और जाती थी। तो ये एक बदलाव है कि अगर महिलाएं राजनीति में या समाज के किसी भी क्षेत्र में आती हैं तो वो महिला मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। जी बिल्कुल, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि रोज़ाना आना और जाना, तो उस रास्ते को सबसे पहले उन्होंने बहुत वो उसकी सुविधा निकाली। बिल्कुल। रेणु जी, बात करेंगे हम कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। आज भी समाज में देखा जाता है कि लैंगिक समानता देखने को मिलती है, तो लैंगिक समानता के साथ साथ महिला को किस तरह की कौन सी जो असमानता होती है, इसमें कैसे, मतलब ये महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करती है? लैंगिक असमानता, वंदना जी, ये हमारे समाज का काफ़ी पुराना वो रहा है और आज इसका मैं सबसे बड़ा सजीव उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि घर में अगर लड़का है तो उसे किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना है जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो, जहाँ उसे लाने ले जाने के लिए कन्वेंस उपलब्ध हो और ट्यूशन्स उसे भेजा जाता है, और बेटी के लिए ये कहा जाता है कि हाँ, पास का जो सरकारी स्कूल है वहाँ तुम चले जाओ। लेकिन एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगी, वही बेटियाँ उन बेटों से बहुत अच्छा करके बता रही हैं। मैंने मेरे फागी में ये देखा है मैम कि लड़कियां जो हैं, जैसे हमारी सरकारी योजनाएं जो हैं जिनमें कि गार्गी पुरस्कार होता है, उसमें ये है कि 75% से अधिक अंक बच्चियां जो लेकर के आती हैं उन्हें 2 साल तक कक्षा 11 और कक्षा 12 में 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। एक अपने सरकार की योजना है अपनी लाडो योजना, उसमें भी बच्ची को जो है वो जन्म से लेकर 21 वर्ष तक जो है वो 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष पूरी कार्यकाल में उसको वो राशि दी जाती है अलग अलग स्टेप्स पर। तो ये एक बहुत ज्वलंतशील मुद्दा, मैं इसको कहना चाहूँगी कि बालिकाओं की शिक्षा को नज़रअंदाज करते हुए भी आज बालिकाएं बहुत अच्छा अचीव कर रही हैं। तो लैंगिक असमानता तो है ही, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं जागरूक हुई हैं, जैसे जैसे हमारी गृहिणियां जागरूक हुई हैं, उन्होंने इस असमानता को धीरे धीरे कम कर दिया है। क्योंकि माँ अगर शिक्षित है, समझदार है, तो उसे पता है कि बेटे और बेटी में मुझे अंतर नहीं करना है। तो अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल जी। अब पिंकी जी, अगर हम बात करें कि महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन, इनकी भूमिका की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं? जी बंदा, सरकारी संगठनों की, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है जी, तो उसमें ऐसे प्रावधान है कि अगर उनको अच्छे से हम देखें, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में बच्चियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अलावा समावेशी शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि जो बच्चियां या प्रौढ़ महिलाएं जो शिक्षा से अभी वंचित रह गई हैं, तो समावेशी शिक्षा के लिए ये प्रावधान है कि उनको दूरस्थ शिक्षा से जोड़ा जाएगा या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, या इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम्स हैं ताकि वो कहीं दूर भी बैठी हैं तो वो कनेक्ट कर सकें। तो हमारी सरकार के जो प्रयास हैं उसी प्रकार से नीति आयोग के प्रयास भी इसी संदर्भ में हैं, जिनको हम आने वाले कुछ समय में धरातल पर देखेंगे। प्रदेश की जो सरकार है उसके भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं, प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। गैर सरकारी संगठनों की जो प्रयास हैं वो ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा हैं। हम देखेंगे कि वो माइक्रो लेवल पे किस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चियों की शिक्षा को लेके, उनके हाइजीन को लेके, उनकी ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए। तो जाहिर है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलकर के जब हम इस काम पे ध्यान देंगे तो ये बहुत बेहतर हो पाएगा। जी रेणु जी, अक्सर ये सुनने में आता है कि जिस दिन से महिला का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का भी जन्म एक साथ होता है। अगर हम समस्याओं के बारे में बात करें, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, या किसी भी तरह से समस्याएं उसके साथ में जन्म लेती हैं। आप किस तरह से देखते हैं, अगर हम सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करें, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो रूढ़िवादी सोच हो, तो उन समस्याओं को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वंदना जी, वो समय था जब ये माना जाता था कि बेटी का जन्म हुआ और हमारे ऊपर एक बोझ आ गया या समस्याएं हमारे घर में आ गई। लेकिन आज बिल्कुल समय बदल चुका है। आज देखिए, गांव में भी बेटी के जन्म पर एक उत्सव मनाया जाता है। और मैं आपका ध्यान राजसमंद के एक गाँव की ओर लाना चाहूँगी। पीपलांतरी करके एक गाँव है मैम, उसमें जब भी बेटी का जन्म होता है वहाँ एक पौधा लगाया जाता है। तो इतना विकसित, खुशहाल और हरियाला गांव है, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी किया है उस गांव के लिए, वहाँ के सरपंच साहब को। तो बेटी का जन्म आज दुविधा नहीं, एक बहुत खुशी का माहौल पैदा कर रहा है। अब हमारी सोच बदल गई है। इसका एक मैं ताज़ा उदाहरण दूंगी। जैसा कि मैम बता रही हैं कि प्रौढ़ शिक्षा को भी जोड़ा जा रहा है। अभी हमारे जयपुर ज़िले में एक आखर नरेगा करके कार्यक्रम चला है, नरेगा आखर करके, और उस कार्यक्रम में जितने भी हमारे नरेगा में काम करने वाली महिलाएं हैं, हमारे कलेक्टर साहब का ये उद्देश्य था कि वो अंगूठा ना लगाएं, वहाँ अपने हस्ताक्षर करें, और केवल हस्ताक्षर ही ना करें, उन्हें डिजिटली उन्होंने साक्षर किया है। और ये मैम मैं बताऊंगी कि ये कार्यक्रम इतना जोर शोर से चला था, और जब परीक्षा देने के लिए वो महिलाएं आई थी तो एक उत्सव का माहौल था, और वहाँ बिल्कुल बैंड, ढोल, नगाड़ों के साथ मंगल गीत गाते हुए वो परीक्षा केंद्र पर आईं, और उन्होंने बहुत खुश होकर के उस परीक्षा को दिया और पास किया। तो एक चीज़ मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगी कि आज की हमारी पीढ़ी तो शिक्षा के लिए बहुत जागरूक है ही, लेकिन हमारी वो महिलाएं, हमारी वो बहनें जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जो अब स्कूल जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहती, वो भी लालायित हैं कि आज हम इस उम्र में भी किस तरीके से साक्षर हों, आज हम किस तरीके से फ़ोन चला सकें। और यही उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से दिया कि आप ऑनलाइन अपना काम किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं तो अपनी पर्ची किस तरह से भर सकते हैं, आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ये एक हमारा नरेगा आखर कार्यक्रम जो चला है कलेक्टर साहब की तरफ से जयपुर ज़िले में, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इसमें इतनी रुचि दिखाई है महिलाओं ने, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं ने। तो वो दौर तो खत्म हो चुका है जहां महिला एक बालिका के जन्म पर दुख प्रकट किया जाता था। आज तो बहुत खुशी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कई महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर भी बनी होंगी। बिल्कुल। पिंकी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह योजना चल रही है, इसमें महिला सशक्तिकरण को किस तरह से देखा जा रहा है? राजस्थान में बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे हैं, या महिला शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके पोषण के लिए काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूँगी वंदना, कि हमारे प्रदेश में प्रति वर्ष 0 से 1 वर्ष के 3 लाख बच्चे जीवित नहीं बच पाते हैं। ये किस वजह से है कि अगर महिला अशिक्षित है, माँ अगर अशिक्षित है या अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती कि मेरा 0 से 1 साल का बच्चा क्यों जीवित नहीं रह पाता है। उसके बाद के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं
कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनमें से 31% बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, स्टंटिंग के शिकार हैं, यानी कि मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप ये देखिए कि हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात कर रहे हैं, विकसित राजस्थान 2047 की बात कर रहे हैं। तो 2047 में जो अभी छोटे बच्चे हैं वही तो हैं प्रदेश का भविष्य, और अगर वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं या स्टंटिंग के शिकार हैं तो हम कैसा भविष्य बना रहे हैं, इस पे हमें सोचना होगा। इस क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, सरकारों को और ज़्यादा ध्यान देने की इस ओर आवश्यकता है। तो महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। सशक्तिकरण का ये जो एक होता है ना जागरूकता कार्यक्रम, तो जागरूकता कार्यक्रम के लिए किस किस प्रकार के आप जैसे सेमिनार करते हैं और कहाँ कहाँ ये सेमिनार लगाते हैं कि ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुँचे और लोग अवेयर हो सकें? ये महिला बाल विकास विभाग हुआ, हमारा शिक्षा विभाग हुआ, जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ANMs हैं, जो घर घर जाती हैं, वो उनका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यही रहता है कि वे महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में, टीकाकरण के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जागरूक करें। तो स्वास्थ्य विभाग इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और जैसा पिंकी मैम ने बताया कि इसमें NGOs भी अपनी बहुत अधिक भागीदारी निभा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि शिक्षा में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें हमारे कई ऐसे NGOs जुड़े हुए हैं जो कि विभाग के पाठ्यक्रम के अलावा भी कुछ अपनी पाठ्यक्रम इस तरीके से उसमें ऐड करते हैं जिससे बालिकाओं का और छोटे बच्चों का विकास हो। तो इस प्रकार से NGO के माध्यम से भी वहाँ जागरूकता फैलाई जा रही है। यानी कि आप समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं और महिलाओं तक ये सब जानकारी पहुँचाते रहते हैं कि ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए हैं ताकि वो समय पर जागरूक हो सकें और उसे जोड़ सकें। बिल्कुल। पिंकी जी, जैसे आपसे जानना चाहेंगे कि महिला का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं का विकास करना है, परिवार का विकास करना है, पूरे राष्ट्र का विकास करना है, तो स्वस्थ रहना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। आप एक महिलाएँ हैं, आप एक महिला होने के नाते किस तरह से देखते हैं? देखिए वंदना, चैलेंज तो हैं, लेकिन जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि महिला अपने आप में पूर्ण है, तो वो कर लेती है। हम लोग कर पा रहे हैं तो सभी कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम बहुत डिटेल में देखते हैं कि एक बच्ची जब वो 9th या 10th में पढ़ रही होती है तो पेरेंट्स के साथ वो घर के कामों में भी मदद करती है, दूसरे सामाजिक सरोकारों में भी वो अपनी मदर के साथ पूरी सहभागिता रखती है। वहीं अगर एक बच्चा पढ़ रहा होता है, एक लड़का पढ़ रहा होता है, तो उसको सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऐसी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। तो हमारी सोशल कंडीशनिंग इस तरह की है कि हम बच्चियों को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार हो जाती हैं। वो नौकरी भी कर सकती हैं या किसी भी तरह का रोजगार भी कर सकती हैं, फैमिली को संभाल सकती हैं, सोसाइटी को समय दे सकती हैं। तो ये हर तो तरह से अपनी भूमिका बिल्कुल और बहुत अच्छे से परफेक्टली कर पाती हैं। तो ये सोशल कंडीशनिंग उनकी इस तरह से की जाती है कि वो कर सकती हैं और इस काबिल होती हैं कि वो कर लेती हैं। रेणु जी, अगर हम बात करें राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो राजनीति में एक महिला को स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि राजनीति एक अलग सेक्टर हो जाता है। बिल्कुल मैम, और अगर राजनीति में महिला ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया तो मैं सोचती हूँ महिलाओं के लिए कोई समस्या ही नहीं रहेगी। वो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। जी बिल्कुल। और हमारे राजस्थान में तो कई महिलाएं रही हैं राजनीति में और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कार्यकाल को संभाला है। देखिए वंदना जी, अगर राजनीति में जब महिला जाती है तो वो चूंकि एक महिला है तो महिला को आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको फोकस करके वो नीतिगत निर्णय लेती है। तो एक बहुत, और जब नीतियां बनती हैं वो सरकार की ओर से बनती हैं और उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो हमारे विभागों के द्वारा होता है। तो अगर महिला वहाँ आती है, चुनौतियाँ तो उसके साथ बहुत आएंगी, क्योंकि अगर महिला राजनीति में आ गई है तो ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो गई, उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। उन सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए वो राजनीति भी संभालेगी। तो चुनौतियां तो उसको परिवार की ओर से भी है, समाज की ओर से भी है और अन्य राजनीतिक जो पहलू हैं उनकी ओर से भी है। लेकिन अगर राजनीतिक
रूप से वो सशक्त बन जाती है, तो वो बहुत सी नीतियाँ बना करके, नीतिगत निर्णय लेकर के एक समाज को, एक राज्य को बहुत अच्छी दिशा दे सकती है। एक महिला की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो परिवार के साथ साथ स्वयं को भी समय देती है और अपना जो भी सपने होते हैं उनको भी समय देती है, और हर तरह का विकास करने में एक महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। और ये भी कहा जाता है कि एक पुरुष की तरक्की के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। आपसे जानना चाहिए कि आप किस तरह से, जैसे कि आप एक पंचायती राज संस्थान में आप काम करते हैं, तो आपका ग्रामीण महिलाओं से पाला पड़ता रहता है, आपका सामना उनके साथ में रहता है, कई तरह की समस्याएं आप देखती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं जो एक अलग निखर के आती हैं, तो आपका क्या अनुभव है? मैं वंदना इसमें बताना चाहूँगी, मैं एक बार एक ग्राम पंचायत के विजिट पे थी, तो एक बुज़ुर्ग महिला से मैंने बात की महिलाओं के मुद्दे पे कि माताजी आप क्या समझती हैं, मतलब क्या बच्चियां बोझ हैं, क्या क्या परेशानी होती है कि अगर आपके बेटे के एक बेटी हो जाए यानी पोती हो जाए तो आपको क्या परेशानी होती है। तो उनने मुझे बहुत साधारण सी बात कही अपने एक सामान्य लहजे में कि बेटा सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या होती है। दहेज की भी अब उतनी बड़ी बात नहीं रही क्योंकि अब आजकल समय बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, तो उसके लिए सरकारें भी ध्यान दे रही हैं। जैसा मैं आपके मंच पे ये बताना चाहूँगी कि सभी ग्राम पंचायतों में कैमरे लगाने का प्रावधान है। जहाँ से बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, उन चौराहों पे, उन रास्तों पे कैमरे लगाने का प्रावधान किया जा चुका है। बहुत सारी ग्राम पंचायतों में लगे हुए भी हैं। तो ये हमारा सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए कि उनको सुरक्षित माहौल मिले, हर जगह समाज में मिले। अगर वो स्कूल जा रही है तो वहाँ पर, अगर वो नौकरी पेशा है या कहीं कार्य करती है तो कार्यस्थल पे सुरक्षित माहौल हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ी समस्या है। अगर सुरक्षित महसूस करेगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास ही एक व्यक्ति को विजेता बनाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सुरक्षा का माहौल ज़रूरी है। रेणु जी, आप एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, आप सुरक्षा की दृष्टि में, आप हमारी महिला सशक्तिकरण की में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरा महिलाओं के लिए एक अच्छा अनुभव आपका रहा है। जी वंदना जी, मैं आज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो जागरूक तो हो गई हैं, उन्हें पता है कि शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकती है और हर समस्या का समाधान हम शिक्षा से ही ढूंढ सकते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक हो। हर दृष्टि से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा संदेश उनके लिए यही रहेगा कि अगर समस्या कहीं छोटी सी आती है तो उसका समाधान भी वो अपने साथ लेकर आती है। इसलिए आप समस्या से कभी भी ना घबराएं, उसका समाधान आपके पास ही है। उस समस्या को पार करते हुए आप आगे बढ़ें। और कुछ दो पंक्तियां मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, हमारी एक फिल्म से ही है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल रेणु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, पिंकी जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो।
सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।